भ्रष्टाचार पर प्रहार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश भर में मिशन 24 का आगाज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड से चुनावी शंखनाद कर दिया। पंडाल छोटा होने की माफी मांगने से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जमकर खाओ पार्टी बताकर यह साफ संदेश दिया कि इस बार मोदी सरकार दोहराने जा रही है, या यूं कहें कि हैट्रिक लगाने जा रही है। पीएम मोदी ने संदेश खाली को लेकर साथ में INDIA गठबंधन के नेताओं पर आंख, कान, नाक, मुंह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बंद करने का आरोप लगाया। झारखंड और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव 2021 के दौरान पश्चिम बंगाल में कई रैलियां की थी, लेकिन नतीजा वैसा नहीं रहा जैसा अपेक्षा बीजेपी को थी। नतीजा था उल्टा। यही हाल झारखंड में भी रहा। देखना अब ये होगा कि पीएम मोदी के दावों और वादों को जनता कितनी ज्यादा तरजीह देती है और लोकसभा चुनाव में कितना साथ देती है। इसी को लेकर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम 400 पार, मोदी जी का प्रहार। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। हमें आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गूंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है अब की बार 400 पार। गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। जब से यहां JMM और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। JMM का मतलब हो गया है जम करके खाओ। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने यूं तो आगाज बहुत पहले कर दिया था, लेकिन 400 का नारा दिया है, उसके बाद झारखंड का रुख किया है। इसके बाद ये समझिए झारखंड से लेकर बंगाल तक अगर आप काउंट करेंगे तो 96 सीटें जिनका योगदान 400 में बहुत ज्यादा है। और पिछली बार के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछली बार पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18, बिहार की 40 सीटों में से 39, तो वहीं 14 सीटें जो कि झारखंड की थी उनमें 11 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई थी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। 3 खास मेहमान, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ में। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ कांग्रेस से जुड़े हुए, सुशील वकील जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप तीनों का ही बहुत स्वागत। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो अब से कुछ देर के बाद जुड़ जाएंगे। शुरुआत में आसिफ जी के साथ करूंगी। आसिफ जी, जब जब चुनाव आता है तब तब बीजेपी को भ्रष्टाचार की याद आती है, और केंद्र में भले ही बीजेपी हो इस समय, लेकिन आरोपों के केंद्र में कांग्रेस आ जाती है। देखिए, भ्रष्टाचार पे वार है। 400 की बात कर रहे हैं। 400 की बात करने वाले भ्रष्टाचार जब 14 में बात की थी, जब आंदोलन शुरू किया अन्ना जी ने, भारतीय जनता पार्टी जब अन्ना जी को लेके आई, और 10 साल हो गए और अन्ना जी का पता कहीं नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जिस जिस स्टेट में जाते हैं, वहाँ की चुनी हुई सरकार को उन भ्रष्टाचारियों की बात कर कर अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जब आदमी झुकने से मना कर देता है, सरन जी ने जब मना किया, उनको जेल पहुंचा दिया गया। पहुंचाने के बाद में ऑफर थी भाजपा की तरफ से कि आप हमारे साथ शामिल होइए, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे, आप भ्रष्टाचारी कितने भी हों, लेकिन आप हमारे साथ आएंगे तो आपको ना ईडी आपके ऑफिस आएगी कि सब रास्ते भूल जाएंगी संस्थाएं।
तो इसलिए मोदी जी का जो नारा 400 पार का है, भ्रष्टाचारियों की आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी बन चुकी है। 14 के बाद में जितना निखार भारतीय जनता पार्टी में आया, उतना ज्यादा निखार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारियों को है। जिन जिन भ्रष्टाचारियों को ईडी के नोटिस गए थे 14 के बाद में, तमाम वो भ्रष्टाचारी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हैं। कहीं पे वो मुख्यमंत्री हैं, कहीं तो 7-8 लोग तो ऐसे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कई स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे जब हमने महाराष्ट्र की सरकार देखी, जब नोटिस गया 9 एमएलए को शिवसेना के, उन्होंने तुरंत रात के अंदर जाकर शिवसेना ज्वाइन की और मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। उसके बाद में जब हमने देखा, प्रधानमंत्री अजीत पवार को कह रहे थे 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले अजीत पवार, ऐसे परिवारवादी लोग जो परिवारवाद से आते हैं, 48 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। तो यही तो भ्रष्टाचार पे वार है। ये अगर भ्रष्टाचार पे देश के प्रधानमंत्री वार करते, जब 14 में पहली बार पार्लियामेंट गए थे, पार्लियामेंट को सर नमस्तक किया था और पहला बयान उन्होंने कहा था एमपी एमएलए के ऊपर कानूनी कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे और कानूनी सजाएं होंगी। आज तक सबसे ज्यादा बलात्कारी के मुकदमे, भ्रष्टाचार के मुकदमे, डकैती के मुकदमे अगर किसी सांसद पे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 92 सांसदों के ऊपर है। अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के कानूनी कार्रवाई करते तो शायद सरकार ही ना गिर जाती भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उन्हें कोर्ट, देश की जनता के कोर्ट को पूरे यकीन है, उन लोगों को सजा होती और वो जेल जाते और सदस्यता खत्म होती। लेकिन आशिफ जी, आंकड़े चलिए आपके पास भी हैं, लेकिन उन आंकड़ों को आप भुना नहीं पाते, बीजेपी भुना लेती है। शुभेंदु जी जुड़ गए हमारे साथ में, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल का जवाब लेने। शुभेंदु जी, बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार पर वार नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी कांग्रेसमय होती जा रही है। गीता कोड़ा हो, अशोक चौहान हो, और मैं पश्चिम बंगाल की चलिए बात कर लेती हूँ, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जब तक दूसरे दल में थे तब तक कल्पेट थे, तब तक ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आ जाते हैं वैसे ही वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं और वो वैसे ही दूध के धुले हो जाते हैं। ये कैसा मैजिक है सर? सुन रहा था सुबह सुबह, उनको बहुत गुस्सा आ रही थी। हमने कहा यार इतना गुस्सा क्यों करते हो, बीपी सुबह सुबह बढ़ा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी साहब तक। हाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हाँ। दिल्ली में 7 सीटें, पूरे भारत में भाजपा की 370, हाँ। और एनडीए की 400 पार। इसके लिए हमने पिछले 10 साल में काम किया है, कुछ भी किया है, और मैं आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, काम किया है। और काम कराने के बाद भारत को एक ऐसे विकसित भारत की दिशा में लेके गए हैं जो जनता देख रही है, और चाहे आस्था का विषय हो चाहे विकास का विषय हो, दोनों में हम आगे गए हैं। तो हम आस्था और विकास के मामलों को दोनों को लेते हुए पूजा जी इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। अब आसिफ साहब का प्रश्न है, ये जितने लोग थे जिनका ये भी नाम ले रहे थे, ये लोग जब तक इनकी पार्टियों के साथ थे तो कभी इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। चलिए अभी आपने कुछ नाम गिनाए मेरे को, मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। शुभेंदु अधिकारी का नाम दिया कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे केस हैं। आज 3.5 साल से ममता जी की सरकार है, एक एफआईआर क्यों नहीं किया गया? नारायण राणे के ऊपर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी केसेस हैं, तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई एफआईआर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति के कोई भी भ्रष्टाचार को छुपाना नहीं चाहती है। आपकी सरकार रही आसिफ साहब, आपकी सरकार रही वहां 1.5 साल शिवसेना के साथ मिलकर, आपने भी एफआईआर नहीं कराया। आप कहते रहे खाली चैनलों के ऊपर कि ये वो, बट कहीं भी कोई एफआईआर, यदि एफआईआर होती है उनको भी जाना चाहिए, और फिर जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो साफ होना चाहिए। जैसे कि अभी आप कह रहे थे, आम आदमी पार्टी हमेशा यही कहती थी कि भाई कांग्रेस चोर है, और कांग्रेस हमेशा कह रही थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने एफआईआर भी कांग्रेस के अनिल चौधरी जी जो अध्यक्ष थे उन्होंने कराई थी आबकारी नीति पर। अब ये लोग आजकल दिल्ली के अंदर मौसेरे भाई हो गए हैं, और मौसेरे भाई आपस में इतनी अच्छी पट रही है कि आसिफ साहब के मुंह से एक सेंटेंस नहीं निकलेगा
तो यानी कि आम आदमी सुवेंदु पार्टी का अधिकारी करप्शन। आप ये कह रहे हैं कि सुनिए देश तो के मेरी बात सुनिए, तो प्रधानमंत्री अभी मैं बार बीच में नहीं बार बोला। तमाम रैलियों में मैं जाकर बीच में नहीं झूठ बोला, बोलते हैं, आसिफ झूठा साहब, प्रचार आपकी करते हैं। आदत- आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आशिफ जी आदत और बहुत शुभेंदु खराब जी है। को स्क्रीन पे लाइए प्लीज। नहीं, शुभेंदु अधिकारी जी, आप यही आपकी कहना आदत चाह रहे हैं खराब कि है, देश आदत के खराब है। प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूं। जहां भी जाते हैं, रैलियां बोलो। करते हैं, वो आसिफ जाकर झूठ साहब, बोलते आसिफ हैं, साहब, झूठा प्रचार करते आसिफ हैं। साहब। इसकी उन्हें महारत हासिल है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना नहीं, कि नहीं, जो नहीं, भी मैं आपके आपकी साथ बात ही कर आता रहा है हूं। वो मैं आपके तो किले दूध के छूटे हो जाता है। आपके दोगलेपन की बात कर रहा हूं कि नहीं, मैं तो देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा सुन तो लीजिए। हूं। मैं तो मैं देश तो के सुनिए, प्रधानमंत्री का, मैं तो मैं इतना तो- सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। आसिफ साहब, मैं मेरी- तो देश के आसिफ साहब, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। आप ये आसिफ कह रहे हैं साहब, देश मेरी के बात सुन लो प्रधानमंत्री पहले। झूठ बोलते हैं। आप जब आप ही तो जब कह रहे हैं, बोल मैं थोड़ा थे, कह रहा हूं। ये आप ही ने आसिफ कहा। साहब जब आप बोल रहे थे नहीं, तब मैं कह रहा हूं, आप ही ने कहा ना, मैं नहीं पहले कह पूरी रहा। बात आप सुन थोड़ा लो। सा देश के पहले पूरी प्रधानमंत्री बात बोल सुन लो, दीजिए। फिर जवाब जहां दो। जहां रैलियों में जाते हैं वो पहले झूठ पूरी बोलते बात हैं। सुन लो। इसीलिए आपकी मैंने सुनी नहीं कहा जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट जनता आपकी पार्टी हो गई है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जी मैं बोलिए, सब जवाब दे रहा जी हूँ। बोलिए। आप सुनो तो, आसिफ साहब सुन लिया जी। डिबेट है, आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनो, फिर जवाब देना। मैं जवाब दूंगा, वरना जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस के अंदर आप सौतेले भाई होगा आम आदमी पार्टी के साथ। वो पानी पी पी के आपको गाली दे रही है और आप पानी पी पी के उनको गाली दे रहे हो। ओ ऐसा क्या हो गया, पंजाब से बिल्कुल पार करते दिल्ली आते ही आप फिर मौसेले भाई हो गए? इसका जवाब देना, जरूर देना। क्योंकि कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टी आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस की कोख से जन्मी पार्टी ममता बनर्जी की है। एक भी सीट नहीं दिया। आपका गठबंधन, जिस गठबंधन की आप बात करते हो, वो छोड़ के चला गया। राजस्थान में 3 एमएलए छोड़ के चले गए। हिमाचल में क्या चल रहा है आसिफ साहब, आपको लेकिन मालूम वो है? छोड़कर हिमाचल चले में ना। हमने देखा, हिमाचल में शुभेंदु हमने जी, देखा शुभेंदु अंतरात्मा, जी, शुभेंदु जी, अंतरात्मा से वोट दिया शुभेंदु आपने जी, कहा। वो अंतरात्मा चलिए, कहां चली आशिफ जी, जाती शुभेंदु जी, है? मैं आप जब दोनों देश के के पास अंदर आऊंगी। अन्याय होता है तब इन एमपी एमएलए की अंतरात्मा मर जाती है क्या? आशिफ जी, जब शुभेंदु आपको जी, वोट देना होता है तो अंतरात्मा जाग गई। आप तो जब कहा हाथरस ना की बोले बेटी से उनको। बलात्कार होता है तो इनकी अंतरात्मा आप तो- मर जाती है। भैया, उन्नाव जो की बेटी प्रश्न से पूछा बलात्कार जाए, होता बातों है को तो घुमाओ इन नेताओं की आत्मा बातों अंतरात्मा को मर जाती है, घुमाओ मत। उत्तर प्रदेश के नेताओं की। लेकिन जब बातों जब को आपको मत जरूरत घुमाओ। होती है, सुशील जी के पास आपके में लोगों को जाऊंगी। जिताने की जरूरत होती है, सुशील जी के उनकी पास में अंतरात्मा जाऊंगी। जागने लगती आशिफ है। जी, आशिफ जी, थोड़ा सा धैर्य, धैर्य नहीं है कांग्रेस में। सुशील जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुशील जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पिछली बार भी जब आम चुनाव हो रहे थे तब पश्चिम बंगाल के अंदर इसी तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लेकर के प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे, रैलियां बहुत सारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंकड़ा 18 का रहा। 42 में से 18 ही सीटें बीजेपी के हिस्से में आ गई। हालांकि 22 सीटों पर बीजेपी दूसरी जगह पर रही है। माफ कीजिएगा, सुशील जी से सवाल पूछा था। सुशील जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि 400 का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, खासकर प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, और उस 400 के एजेंडे को पाने के लिए 96 सीटों का टारगेट बीजेपी की ओर से सेट किया गया, और उस पर जो पहला वार है वो प्रधानमंत्री का था, भ्रष्टाचार का। पिछली बार भी भ्रष्टाचार का वार था, लेकिन वो स्कोर नहीं मिला। क्या लगता है कि दोबारा से वही टैक्टिक यूज करना क्या कारगर होगा क्या बीजेपी के लिए? सर, आपका फ्रेम म्यूट है सर। जी जी, बोले, आ रही है आवाज। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जी, आप 2014 में बीजेपी का जो चुनाव था वो चुना था 35 क्या कहते हैं उसको। सर, अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा, वो म्यूट है। तो चलिए, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश होगी उनसे। फ्रेम फिलहाल चला गया है। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी 96 सीटों को मिशन मोड में हासिल करने के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए, और खास बात यह कि विरोधियों पर निशाना साधती हुई नजर आई। शुभेंदु शेखर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, सवाल वही है मेरा जो सुशील जी से था, और सवाल ये कि दोबारा से वही टेक्निक, क्या लगता है बीजेपी वही स्कोर ला पाएगी या स्कोर बढ़ेगा? देखिए, हमने ये जो टारगेट किया है 400 वाला जी। एनडीए का, और 370 भाजपा की बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा सोच समझ के टारगेट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की पूरी फौज, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे भारत में है, वो आज नहीं, आज से 6 महीने के पहले से बूथ लेवल पे काम कर रही है।
क्योंकि मैं भी बूथ का एक कार्यकर्ता हूँ, अमित शाह जी भी एक बूथ के कार्यकर्ता हैं। सब लोग अपने बूथ के लेवल पे क्या क्या कमेटी बनना चाहिए, पन्ना प्रमुख बनना चाहिए, एक पन्ने में जितने वोट हैं उनको कैसे टैकल करना है चुनाव वाले दिन, ये सब चीज़ों की तैयारी हमारी हो चुकी है। और जब हम वो तैयारी कर चुके हैं और उस तैयारी के बाद हमने ये अपना टारगेट सेट किया है। ठीक है। अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप सब लोग, उस पर भी एक जवाब देना चाहता हूँ। पिछले 10 सालों में मोदी जी की एक भी कोई योजना जिस पे भ्रष्टाचार हुआ हो और उस भ्रष्टाचार को लेकर कोई विपक्ष सड़कों पे आया हो और जनता के पास गया हो, ये ढूंढते रहे चश्मा लगा के, लेंस लगा के, पर उनको कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला। कभी अंडानी का नाम लेते हैं, कभी अंबानी का नाम लेते हैं। खुद जब उनकी सरकार थी ये राजस्थान में, तो अडानी को उन्होंने कितने सोलर प्रोजेक्ट दिए हैं। मेरा सब यही मानना है कि ये सब बातें जनता देख रही है। और जब से राहुल गांधी जी चल रहे हैं यात्रा में, तब से कांग्रेस भी टूट रही है और गठबंधन भी टूट रहा है। इनका जो गठबंधन इंडी अलायंस की बात करते हैं, उस गठबंधन के कितने भाग हो गए आपको मालूम है, कितनी कंडीशन हो गई है ये भी मालूम है। आप ये बता दिए भारतीय जनता पार्टी बीच के में नहीं साथ बोलना, में, नहीं, बीच में भारतीय नहीं। जनता पार्टी के साथ में जितने दल थे, उन तमाम दलों के साथ में जो 19 में चुनाव लड़ा, वो अलग दल सब कैसे लोग हो गए, किस तरीके से आपने उनके आसिफ परिवारों साहब, के आसिफ अंदर साहब, आसिफ दो साहब, फाड़ कर देखो, दिए। ये डिबेट कौन सी का- मोदी बाबा की पॉलिसी है? आसिफ ये साहब, कौन एक से डिबेट महाराज का हैं एक जो ऐसे फैसले डेकोरम लेते रहता हैं है। परिवार को तोड़ने के? सुन ये तो बादशाह लीजिए, सलामत डेकोरम- करते क्या है जनता के साथ में, उन चुनी हुई आसिफ साहब, सरकारों के देख, साथ डेकोरम- में? ये बादशाह एक सलामत का डेकोरम कौन होता सा है। फरमान जाता है कि परिवारों के अंदर दो फाड़ कर दिए जाते हैं? चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर क्या बोलते हैं पंजाब हो, कहीं नहीं बख्शा आपने। एक बताइए, एक परिवार बता दीजिए जो परिवार पार्टी की देखिए, बात करते थे, आसिफ साहब, वो मैंने तमाम परिवार के आते लोग ही- आपके आसिफ जी, साथ खड़े हैं। सुन लीजिए शुभेंदु जी को। ये सुबह आसिफ सुन लो भाई, साहब, सुन रहा हूं। मैं वैसा थोड़ा प्रवक्ता सा हूँ। थोड़ा सा महाराज जब के कोई बारे में बोलता- बता दीजिए थोड़ा सा। सुन तो लीजिए, जी। जब कोई प्रवक्ता, मैं वैसा प्रवक्ता हूँ, जब कोई बोल रहा होता है तो मैं चिल्लाता नहीं हूँ। और मैंने आते ही आपसे कहा था बीपी डाउन रखो, है शाम तक अभी कई डिबेट करनी होगी आसिफ साहब आपको। मैं एक बात फिर से कह रहा हूँ, 10 सालों के अंदर ये जो परिवारवाद से जन्मी पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, इन परिवारवाद की पार्टियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। इसलिए जितने भी ये मौसेरे भाई हैं इकट्ठा हुए, कुछ इनसे छिटक के चले गए, जिनको भारतीय जनता पार्टी के और कुछ विचारों मौसेरे से- भाइयों को बीजेपी अपने साथ ले आई। ठीक है सर, इसमें देखिए, मैं आपका जवाब पूरा पॉलिटिकल पार्टी मांगूंगी। है। ठीक है सर, पूजा जी, मैं पॉलिटिकल जवाब पार्टी आपसे है। पूरा लूंगी इस हम- पर। शुभेंदु जी, सवाल मेरा ये था, आपने प्लान का जिक्र किया कि बीजेपी का क्या कुछ प्लान रहता है और किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो क्या आपके प्लान में ये भी रहता है कि पर्टिकुलर बूथ को किस तरीके से सशक्त करना है, या आपके बूथ में अगर कोई सशक्त नेता आता है, भले वो किसी और दल का, उसको कैसे अपने खेमे में लाना है, ये भी होता है क्या प्लान का हिस्सा? ये है पूजा जी। जी। और बूथों से मिलकर, जैसे दिल्ली में 13,000 से ज्यादा बूथ हैं, बूथों का जब एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक बूथ अध्यक्ष, उस बूथ अध्यक्ष के साथ उसमें 3 रेव होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जिसमें एक महिलाओं का एक रिप्रेजेंट करता है, एक युवा को रिप्रेजेंट करता है, एक बूथ पालक होता है। ठीक है। इन लोगों से निकालकर लगभग 20 लोग और होते हैं जो हर पन्ने पर उनके, हमारी पार्टी के प्रमुख लोग हैं। तो हमारा इसका काम होता है कि जो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो साथ में रखना ही, साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो किन्हीं कारणों से दूसरी पार्टी को पसंद करते हैं। उनके रेगुलर तर्क के साथ अपनी जो हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी के, और अपने विषयों को उनके सामने समक्ष रखकर अपने पाले में लाना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है, चाहे बूथ स्तर पे हो और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो। मतलब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आप इस बात को बिल्कुल, स्वीकार हम तो- कर रहे हैं। ठीक है सुशील जी, हम मैं दूसरी आपके पार्टी पास आऊंगी। सुशील जी, सवाल मेरा आपसे सर रह गया था। सवाल यही था कि पिछली बार भी जब आम चुनाव थे तो एजेंडा जो बीजेपी का सेट था, उस एजेंडे में धार देने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा ही उठाया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसके बावजूद 18 सीटें आई। अब क्या लगता है कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार का ही मुद्दा फोकस में है, केंद्र में है? क्या सीटें बढ़ पाएंगी बीजेपी की? ये तो कनेक्टेड है, करेक्ट है। इसमें तो कनेक्टेड है। जी सुशील जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। चलिए सुशील जी का रुख मैं वापस से करूंगी। आशिफ जी, देखिए साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है शुभेंदु शेखर जी ने कि भाई ये काम तो किया जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से शायद कांग्रेस भी करती होगी।
और अगर कांग्रेस करती है तो फिर आप अपनी स्किल को धार दीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो तमाम लोगों को लेके साथ चलती है, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, तमाम लोग हिंदुस्तान के, सबको साथ लेके चलने का काम कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है विचारधारा की, उस विचारधारा की जो देश को दो जगह बांट चुकी है, उस विचारधारा की बात करती है। इन्होंने कहा हम सबको साथ लाते हैं। जब सबको साथ लाते हैं, दूसरी विचारधारा के लोग आपके साथ आके कैसे मर्ज हो जाते हैं? उन मर्ज करने के अंदर एक भी ऐसा नाम बताइए जो आपकी विचारधारा से आपके साथ गया हो। तमाम, मैंने आपके कहा, तमाम इतने सारे लोगों के नाम हैं, अलग अलग स्टेट्स के मुख्यमंत्री जो आपके साथ मिनिस्टर्स हैं, तमाम वो लोग आपके साथ शामिल हुए जिसको ईडी ने प्रेशर डाला और ईडी आपको लेके गई। यानी कि आप मानेंगे कि आपकी विचारधारा के साथ ये लोग नहीं जाते, मजबूरी में आपके साथ जाते हैं, या तो जेल जाइए या हमारे साथ आइए। आदमी जेल जाने से बचने के लिए आपकी विचारधारा से समझौता नहीं करता, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप से समझौता करता है। और वो दिन दूर नहीं, तमाम लोग वापसी अपने घर वापसी करेंगे, ये तय है। जिस तरीके से अभी हमने कहा, हमने देखा एक नारा दिया था कर्नाटक के अंदर 150 पार, और धर्म की राजनीति की थी। उन्हीं धर्म की राजनीति करने, आस्था के खिलवाड़ करने वाले लोग, आस्था से खेलने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने। 150 पार का नारा प्रधानमंत्री का, ऊंची आवाज के साथ नारा, किस तरीके से नारा लगाया गया था? नहीं उस नारे आशीष जी, के आप साथ समझ में नहीं पा आप रहे। 65 उन्होंने तो खुला स्वीकार कर लिया कि ऐसा किया जाता है। अब आप अपने लोगों को कैसे कलेक्टिव तौर पर साथ रख पाएंगे अगर वो स्वीकार कर रहे हैं और आप जानते भी हैं कि ईडी का प्रेशर, सीबीआई का प्रेशर, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं तमाम लोग, अभी अधिकारी जी बताइए जिसके मैं नाम लूंगा, बिना ईडी के संबंध के बाद में एक ने भी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो, नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को पसंद किया हो और पार्टी ज्वाइन की हो। नहीं, सिर्फ ईडी के डर से, जो ईडी का डर है, जो किसी भी रूप में सही या गलत बाद में तय होगा, उससे पहले वो जेल में पड़ा रहेगा, चाहे कितना वक्त उसको जेल के अंदर काटना पड़े, जब तक ईडी उसकी चार्जशीट को फाइनल नहीं करेगी। ठीक तो है। इसलिए मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा रूप है, वो भ्रष्टाचार का आज की तारीख में सबसे बड़ा रूप है। यही वो भ्रष्टाचारी की बात करने वाले लोग हैं जो 14 में आए थे, बड़े बड़े नारे दिए थे, जिनका नाम लेके इन्होंने राजनीति शुरू की थी। तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ में पार्लियामेंट में बगल में बैठते हैं और तमाम रैलियों के अंदर साथ में खड़े होकर एक ही नारा लगा रहे हैं, लेकिन आशीष जी, सवाल ये भी उठता है ना कि कल तक आपके साथ में थे, तब तक आप भ्रष्टाचारी नहीं कहते थे, और शुभेंदु शेखर जी को भी अभी आप सुन ही रहे होंगे, उन्होंने कहा कि एफआईआर फिर क्यों नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं क्या हर रैली के अंदर जाकर, ये भ्रष्टाचारी नाम लेकर? और जब नाम लेकर झूठ बोलते हैं तो प्रधानमंत्री एफआईआर क्यों नहीं कराते उनके खिलाफ? क्यों जेल नहीं भेजते उन्हें? क्यों अपने साथ मिला लेते हैं? इसका जवाब तो अधिकारी जी को देना पड़ेगा ना। क्यों ऐसा? हमें ऐसा लगता है आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री से झूठ बोलने वाला दुनिया का कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा हमने बेरोजगारी से बाहर निकाला। अभी मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री को, राशन बरकरार रहेगा, 5 किलो आपका, कोई आपसे छीनेगा नहीं। तो यानी कि 81 करोड़ लोगों को राशन देना, आपने उन्हें बेरोजगारी के नीचे स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। आज आदमी सरकारी राशन की लाइन में जाके लगेगा, राशन घर लेके आएगा अपना पेट भरने के लिए। जब उसका पेट भरेगा तभी वो सरकार से आवाज उठा सकता है। आज आपने ऐसी नीति बना दी है कि आदमी अपना पेट ना भर सके, अपनी जद्दोजहद में लगा रहे, वो इतना सक्षम ना हो कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। ठीक है, सुशील जी के पास में जाऊंगी। देखिए सर, बहुत लंबा समय चला गया, सुशील जी से बात नहीं हो सिर्फ 2 सेकंड जी। मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से अगर कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, हमने बंगाल के अंदर देखा एक आईपीएस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का दावेदार खालिस्तानी खुले तौर पर कहता है। ये ऐसा भारत बना दिया आपने 14 के बाद में, उसकी सर की पगड़ी को देखकर उसकी पहचान की जाएगी, उसके कामों को देख के, उनकी उस लोगों की, सिखों की कुर्बानियों को देख के जिन्होंने आजादी के अंदर लड़ी, अपनी जानें दी, खड़े होकर छातियों पे गोली खाई। ये सब नहीं होगा क्योंकि इन्होंने समाज को किस तरीके से 2 जगह बांट दिया है। ऐसे समाज हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान को एक समाज चाहिए जिस तरीके से भाईचारे से हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उन्हें रहने दीजिए। ऐसे नारे मत दीजिए जिससे देश के अंदर असामाजिकता फैले, माहौल खराब हो। जो आप कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक ही काम है। अभी प्रधानमंत्री अब बंगाल पहुंच रहे हैं, वह बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्हीं बेटियों के बलात्कार के मामले में मणिपुर का आज तक का प्रधानमंत्री ने रुक नहीं किया है। मैं यही कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री सुशील जी आपके पास राजनीति करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। सुशील जी आपके पास आऊंगे। सुशील जी, सवाल मेरा वही है और प्लीज मैं चाहती हूं कि आप इसका जवाब दीजिए।
एक बार आप कुछ बोल दीजिए ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि आपकी आवाज आ रही है। माफी चाहता हूँ कि इसका ऑडियो के इश्यूज थे कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। सुशील जी, देखिए बीजेपी ने पिछली बार भी आम चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का ही मुद्दा उठाया था, इस बार फिर से भ्रष्टाचार पर ही फोकस है। तो क्या पिछली बार जैसा रिजल्ट होगा या रिजल्ट में इजाफा हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं 400 पार हो रहे हैं, मुमकिन है 400 पार। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, हद से ज्यादा कर रहे हैं, हर देश के हर कोने में घूम रहे हैं, सीटें बांटने की पूरी आशंका है। आप देख लीजिए 2019 के जो इलेक्शन थे उसके बाद कितनी इंडिया में डेवलपमेंट होगी, कितने पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह होगी सारी। आप देख लीजिए कितने 2019 के बाद भव्य राम मंदिर बन गया, ये अपना आर्टिकल 370 स्क्रैप हो गया, नए नए एयरपोर्ट, रोड, टनल, रेलवे स्टेशन, वंदे मातरम ट्रेन, कश्मीर तक ट्रेन जा रही है। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे सुशील जी, आप मेरा सवाल नहीं समझे। भ्रष्टाचार का मुद्दा पिछली बार भी उठा था, इस बार फिर उठा है। बीजेपी का स्कोर इंक्रीज होगा या डाउन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल 18, बिहार 39, झारखंड 11 और पश्चिम बंगाल की अगर बात करूं तो दूसरे नंबर पे 22 सीटों पे रही थी बीजेपी। बिल्कुल, आप देखिए पूजा जी, इस बार खाली वेस्ट बंगाल में ही बीजेपी टैली 18 से आगे नहीं जाएगी, बल्कि केरला से में भी बीजेपी आगे जाएगी, तमिलनाडु में भी आगे जाएगी और आंध्र प्रदेश में भी इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आप बता दीजिए अभी तक जितने भी करप्शन के आरोप है कांग्रेस पे और बाकी पार्टी पे, इतने 10-12 साल में आज तक बीजेपी के ऊपर करप्शन का एक भी आरोप लगा, एक भी स्कैंडल हो गई। जो ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि बीजेपी उनको धमका के इनके मेंबर्स को ले रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ 2014 से लेकर 2021 तक 35 से 40% एमपीज, एमएलए कांग्रेस बाकी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी इस टाइम सबसे बड़ा गेनर है इसका कि जो ये लोग वहां से बाकी पार्टियों से जाके बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि ईडी और सीबीआई के दबाव में शामिल हो गए। अगर वो चीज होता है तो 2024 से लेकर 2021 पे 35 से 40% कैसे लोग आ जाते हैं बीजेपी में? एक को धमका सकते हैं, 5 को धमका सकते हैं, 10 को। अब देखिए हिमाचल में भी उनको जो इनके 6 एमएलए भागे बगावत करके उनको भी बीजेपी ने ये कोई ईडी की धमकी दी था या कोई और धमकी थी। लोग कोई भी नहीं चाहता कि डूबे हुए जहाज में अपना अश्विनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हर एक चाहता कि जो पार्टी आगे जा रही है वो अपना भविष्य देख रहे हैं, जहां हमारा सफल भविष्य हो वो बिल्कुल, उसमें मैं जाना सवाल चाहते पूछ हैं। रही हूँ आपसे। ये तो अश्विनी जी, सुशील जी को आप सुन रहे थे। आशिफ जी ने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं बीजेपी के ऊपर कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर के आप लोगों को अपने पाले में लाते हैं। तो क्या सर बीजेपी के पास अपने कोई कैंडिडेट नहीं रहे क्या? आप बीजेपी को बीजेपी रहने कहां दे रहे हैं जब वो कांग्रेस में हो गई पूरी? तो देखिए ये कांग्रेस का निठल्लापन है, नकारापन है। कांग्रेस के लोग अपने और लोगों को बीजेपी का संभाल नहीं बड़ा पाते। दिल, और बीजेपी का बड़ा दिल, बीजेपी का इतना बड़ा दिल है, तमाम भ्रष्टाचारी जितने भी हिंदुस्तान के अंदर है जिनको ईडी नोटिस भेजती है, प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के रैलियों में कहते हैं भ्रष्टाचारी है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मशीन इनके पास है, वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाती है और गले में जब कमल का पट्टा डल जाता है तो ईडी के अधिकारी रास्ता भूल जाते हैं उधर का। ये भ्रष्टाचार, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सुनिए अश्विनी जी क्या कह रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, ये नीति बड़ी अच्छी आपकी, तारीफ करूंगा आपकी इस नीति की मैं। जी अश्विनी जी जवाब। देखिए ये बीच में चिल्लाना, ये लोग क्या है, निठल्लापन और नकारापन है। ये लोग अपने लोगों को न सम्मान दे पाते हैं न संभाल पाते हैं। जो लोग भी निकल जाते हैं ये लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति जो खो उनके यहाँ जाके वॉशिंग मशीन में धुल गया, यानी कि आपने भ्रष्टाचारी को रखा था। कहने का तात्पर्य यही है, सीधा सा ये लोग आरोप लगाते हैं। और 18 दलों के लोग, आरोप मैं नहीं लगाता भाई साहब, आरोप मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, मैं नहीं लगाता। नहीं भाई साहब, आप हमें मत कहिए, आप हमें मत कहिए। देश के प्रधानमंत्री को बोलिए, देश के प्रधानमंत्री नाम लेके आरोप लगाते हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री नाम लेके आरोप लगाते हैं, उन्हें बोलिए वो गलत आरोप लगाते हैं। जब तो राहुल गांधी
राहुल गांधी और सोनिया गांधी सर्टिफाइड चोर को महिमा मंडित करते नहीं, हैं। देश लालू के प्रसाद प्रधानमंत्री यादव सबसे बड़े भ्रष्ट certified है। प्रधानमंत्री हैं, वो उसको खुले महिमा तौर पे मंडित कहते करते हैं हैं। अजीत पवार भ्रष्ट वो है, तो सजा उन्हें याफ्ता अपने साथ आदमी है लेके भाई। जाते हैं। यानी उसको कि महिमा देश के मंडित तो करते हो प्रधानमंत्री आप लोग। खुले तौर पे मन से झूठ अपने बोलते लोगों को नहीं हैं, बचा वो पाते झूठ हो। बोलते हैं। आज की चिल्लाना तारीख में अगर आप लोगों को कोई आता दुनिया है। में सबसे बड़ा आप नेता लोग झूठ बोलने वाला निठल्ले देश हो, के नकारा प्रधानमंत्री हो, नरेंद्र कांग्रेस हो, मोदी चाहे है। कोई भी वो दल खुले हो, तौर पे झूठ बोलते नकारा हैं, हो खुले चुकी तौर पे है। ब्लेम अपने लगाते हैं। लोगों को वही संभाल एक नहीं ऐसे पा रहे हो। प्रधानमंत्री है, वो दुनिया लोग में कोई ऐसा जो नेता नहीं डूबते है हुए जो जहाज से झूठ की निकल कर फैक्ट्री आते हैं को, मजबूत भ्रष्टाचार की फैक्ट्री और को भारतीय साथ जनता लेके पार्टी चलते अपने साथ कुछ लेके दल चलते है। सर, इस तरह से दुनिया दोनों साथ लेके की चलते उनको। बात जनता नहीं ये समझ ऐसे पाई। प्रधानमंत्री है। क्या नहीं, आप क्या बीच कहना में क्यों चाहते हैं? चिल्ला रहे तो ये हैं? देश के आखिर प्रधानमंत्री को झूठे नहीं है, चिल्लाता झूठे नहीं कौन है, है जो भ्रष्टाचार चोर के साथ होता खड़े है? नहीं होते। भ्रष्टाचारी बोलिए ना, होता है, नहीं कहता है नहीं। किस तरीके से अजीत पवार का नाम लेके कहा था उन्होंने भ्रष्टाचारी? बोलिए, आप कहा था नहीं मैं- कहा था? तमाम चैनलों में चला, 48 घंटे बाद आपके उप मुख्यमंत्री हो गए। ठीक क्या है। हुआ उनको? ठीक है। मैं तो खुद कहूंगा देश के अश्विनी जी, प्रधानमंत्री अश्विनी जी। भ्रष्टाचारियों को साथ लेके चलते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ में कंधे से कंधे। आशिफ जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर, मैं खुद सवाल ये पूछ बीच रही में हूँ। क्यों चिल्ला रहे हैं अश्विनी बिना जी, मतलब में? नहीं, हमारे नेता को बोला जाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। नहीं अरे सुना बात जाएगा किसी सुनोगे को भी। आप? मालूम है क्या है किसका आपके character? नेता सबका चरित्र जमानत मालूम है। पर घूम रहे हैं। मालूम है किस तरीके से? राहुल गांधी आप देखें जमानत किस पर, तरीके से सोनिया बदनाम गांधी करते हैं, जमानत आपके नेता पर। क्या बोलते हैं? ये अब सब उन्हीं के चोर साथ हैं। हाथ से हाथ मिला के लग ये जाते हैं। सारे चोर जो है सुब्रत जमानत पर अधिकारी को घूम चोर रहे कहने हैं वाले, और इन मुकुल चोरों राय को जो है चोर कहने सजा वाले, मिलेगी। आपके ये साथ सारे डीलर चोर करते हैं, आके, ये प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी आवास के हैं, अंदर, ये आपके सारे साथ जमानत डीलर पर करते हैं हैं, अदालत के प्रधानमंत्री आवास ऊपर। के अंदर और आके, ये वही जो लोग चोरों के कहते हैं भ्रष्टाचारों के प्रधानमंत्री ये की बात कर रहे हो भ्रष्टाचारी भाई, है, जो क्योंकि सोच हिंदुस्तान आपकी को लूट के भ्रष्टाचारी की है, 56 सालों में सोच आपकी लूट सिर्फ कर सत्ता हासिल नाबूद कर करने दिए की, और और उस दूसरी नहीं नेस्त नाबूद आपकी सोच। करने के एक साथ ही ये सोच रहने आप बात लायक है? करते हैं। आज लालू आपने यादव को क्या हाल लेकर कर महिमा दिया मंडित सैनिकों करते का? हो तुम लोग आपने अग्निवीर और ने क्या लेकिन भाई भ्रष्टाचारियों सैनिकों की की साथ पार्टी अपने वोट मांगने के लिए वाले। खत्म हो देश के रही है। प्रधानमंत्री उत्तर 39 प्रदेश में साल वोट नहीं, सैनिकों की हिमाचल साथ में अपने सरकार बड़े-बड़े गिरने फोटो की लगाकर। स्थिति में है, हमने देखा महाराष्ट्र में 19 खत्म अपना हो काम गए, नहीं था उनके बिहार में पास में। पिछले ठीक है, काम था ठीक है। सैनिकों की साथ अपने वोट मांगना। जेडीयू ने आवाज थप्पड़ थोड़ा सा मारा, म्यूट कीजिए केजरीवाल ने प्लीज। देखिए इस थप्पड़ तरह मारा। से किसी की बात नहीं नहीं, छोड़ेगी आपको। इस तरह से करेगा किसी की कोई? बात नहीं समझ। आशिफ जी रुक जाइए। अश्विनी जी देखिए, इस बात से जी। इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी में मुकुल राय, हेमंत बिस्वा शर्मा इस समय आपके फायर ब्रांड नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी और इसके अलावा जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं, अशोक चौहान, अभी रिसेंटली आपने गीता कोड़ा को आप पार्टी में लेकर के आए, बीएस येदुरप्पा, प्रवीण डारेकर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको बीजेपी में आने के बाद आपने पद भी दिया और सम्मान भी दिया, और वो पहले भ्रष्टाचार के आरोपी थे। क्या कहेंगे सर? पूजा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और शुभेंदु जी, ये लोग गवाह थे, कोई इनके ऊपर केस नहीं था। गीता कोड़ा के ऊपर केस नहीं था, मधु कोड़ा जी के ऊपर केस है। ये लोग बिना मतलब में ये सब चीजें चिल्लाते रहते हैं, कोई मतलब थोड़ा ही है। केस तो चल रहा है सोनिया गांधी के ऊपर, केस तो चल रहा है राहुल गांधी के ऊपर, नेशनल हेराल्ड का केस तो चल रहा है। गीता कोड़ा जी को और फिर आ गया बीच में। पूजा जी इनको मना कीजिए, ऐसे नहीं हो पाता। जाते हैं चुनाव रैलियों के अंदर, झूठ बोलते हैं गीता कोड़ा जी का नाम ले लेकर, जब गले में भाजपा का पट्टा जल जाता है तो उनके ऊपर ऐसे कैसे होगा पूजा जी? ऐसे नहीं हो पाएगा ये। अश्विनी जी सुन, आशिफ जी सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे हम। ठीक है सर, मैं आपको समय दूंगी, सुन लीजिए पहले। अश्विनी जी बोलिए, अपना पूरा सेंटेंस कीजिए सर। तो पूजा जी, मैं यह स्पष्ट करता हूं और आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि किसी एक का बता दें, किसी एक का नाम ले लें जिसका केस बंद कर दिया गया हो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। अगर बंद किया गया हो तो ये अदालत में जा सकते, ये अदालत में जा सकते हैं, रास्ता खुला है। अदालत पर तो भरोसा है इनको ना, अभी चंडीगढ़ में हुआ अदालत पर इनको भरोसा हो गया, दूसरे जगह पर नहीं होता है, तो ये अदालत में जा सकते हैं। और क्यों नहीं जाते? ये टेलीविजन चैनल पर बैठकर पूजा जी चिल्लाने से नहीं होता है। जनता जान रही है कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बेईमान है, जनता उस। ठीक है आशिफ जी, मैं आपके पास आऊंगी, अब आप जवाब दीजिए सर। देखिए लगातार अभी शुभेंदु शेखर जी भी यही बोल करके गए, और इसके अलावा अश्विनी जी का भी यही बयान है कि कांग्रेस को अगर आपत्ति है तो कांग्रेस कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जाती, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराती, और इसके अलावा अगर एफआईआर आप दर्ज नहीं करा रहे हैं तो बोलने का अधिकार कैसे है आपके पास सर? मैं ये कहूंगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं ने जो नहीं की थी, तब तक ईडी के नोटिस इनके पास आ रहे थे, इन्हें बुलाया जा रहा था।
जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डाला है उस दिन के बाद से ईडी ने केस बंद किया है नहीं किया ये तो बताएंगे, लेकिन ईडी ने दोबारा नोटिस क्यों एक नहीं नाम दिया? बताइए ना, नहीं बंद कर दिया, आप एक नाम मैं बताइए। क्या आपसे क्या कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम बंद किया है चालू है, लेकिन एक ईडी का नोटिस बता नहीं मालूम दीजिए। है तो बोलने का हक नहीं है आप मेरी आपको। बात सुनिए, फिर आप मेरी बात सुनिए, नहीं, हम सुन मैं रहा हूं। सुनूंगा। नहीं मैं कह रहा हूं अजीत पूजा जी, पवार जी पूजा को जी। कौन सा ईडी ने नोटिस दिया, शिंदे जी को दोबारा कौन सा नोटिस भेजा गया? जब जब नोटिस भेजे जाने के भाजपा ज्वाइन करने के बाद में एक भी नोटिस बता दीजिए जितने 100 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ईडी के डर से ज्वाइन की है उनके घर नोटिस गया हो, एक का नाम बताइए आप, अश्विनी एक जी का भी नाम मुस्कुरा बता रहे दिए हैं। मुझे। ठीक मैं है बता रहा हूं। आशिफ जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अश्विनी पूजा जी देखिए, अजीत पवार जी की एक शुगर फैक्ट्री है, उस पर जांच चल रही थी। उनकी पत्नी जो है उसमें डायरेक्टर है और जो भी है, उनकी फैक्ट्री सील हो गई है कोल्हापुर में। कहाँ हैं ये लोग? उनकी फैक्ट्री सील है, और केस राजनीति कहीं जारी नहीं है, रुकने वाला है। फैक्ट्री सील, राजनीति जारी। नहीं, वो उनकी पत्नी के नाम से है, उनकी पत्नी के नाम से मुकदमा है, वो चल रहा है। तो आपने उनकी मुकदमा नहीं पत्नी बंद का हुआ नाम है। लेके कहा था कि उनकी पत्नी भ्रष्ट है, ना आपने कहा खाएंगे। अजीत पवार भ्रष्ट है, मैंने अजीत ना- पवार के अब बारे में आप पूछा, मुझसे बोल रहे पत्नी नहीं हो। पूछ रहा आपसे, आप अब आप पत्नी मत मुझसे बोल रहे बताइए, हो ना, आप बात को आप पत्नी सुनना मत, सीखो भाई, आप जवाब पत्नी लो, मत बोलिए एक भाई साहब, जवाब नहीं लो नहीं भाई। आप आशिफ जी पत्नी मत देखिए बोलिए, 2 आप मिनट का जवाब समय दीजिए। बचा हुआ है और समय खराब हो जाएगा, मुझे सुशील जी से भी जवाब लेना है। सर आशीष जी, अश्विनी आप जी अपनी जवाब बात लीजिए पूरी ना, आप कीजिए सवाल करें, जवाब लीजिए। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा और किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा स्पष्ट रूप सबको से, पार्टी में ले आऊंगा। पार्टी में लाने, देखिए जिस पर आरोप सिद्ध हो गया हो हाँ उसको हम पार्टी में नहीं, उसको जेल में रखेंगे। हाँ लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरह जो चारा चोर सर्टिफाइड है, उनको लेकर महिमा मंडित नहीं करेंगे। 10 साल के आज अंदर उनके पीछे एक आदमी पूरी बता कानून दीजिए हो रही है। जिनके ऊपर ईडी के ठीक मुकदमे है, हैं ठीक है। और आपने उसको अश्विनी जेल जी, भेजा जो आपके अश्विनी साथ जी, है, आशिष जो जी, आपके एक बता दीजिए आप। अश्विनी जी, कई सांसदों के टिकट कट रहे हैं इस बार, कुछ पे आरोप आ गए इसलिए टिकट कट रहे हैं या जनता ने नकार दिया इसलिए कट रहे हैं? पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत करीब से देख रही हैं और जब से 2014 के बाद से देखिए, हर प्रदेश में लगभग 25-30% सीधा जवाब दीजिए सर, कईयों पे आरोप आ गए इसलिए टिकट कट रहे हैं, मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ रहे होंगे। तो पार्टी को जिताऊ लगेगा पूजा जी, पार्टी हाँ। उसको टिकट देगी। जहां ये 40% का हमारा, तो हमने तो पूरा गुजरात में तो पूरा हमने मंत्रिमंडल बदल दिया था। अब ठीक लोग है। कह रहे थे क्या होगा, लेकिन देखिए सुशील जी 40 सेकंड का समय, 30 सेकंड आपके लिए इस पूरी चर्चा से का लाभोलुभाव क्या है सर? सुशील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए आशिफ जी 30 सेकंड सर। उन्होंने कहा है कि जो जीता होगा हमारे साथ होगा, मोदी जी से कंधे के कंधा मिला के चला, चाहे उस पे कैसे भी पॉक्सो एक्ट का मुकदमा हो, कोई भी मुकदमा हो, मेरे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब ने बड़ा अच्छा कहा, ऐसे लोगों को देश नकारेगा, ऐसी सोच को देश नकारेगा। जो लोग ऐसी सोच रखते हो, सिर्फ जुताऊ चाहिए, चाहे मुकदमे कोई भी हो, चाहे बलात्कार के मुकदमे हो, भ्रष्टाचार के मुकदमे हो, डकैती के मुकदमे हो, यौन शोषण के मुकदमे हो, वो उन्हें जिताऊ लगेगा तो उसे टिकट देंगे। अच्छा ईमानदार आदमी को टिकट नहीं देंगे, ये उन्होंने मान लिया है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से 96 सीटों के लिए भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब देखना ये होगा कि 18 का आंकड़ा बढ़ करके क्या 22 सीटों को अपने पाले में ला पाता है और इसके अलावा क्या और सीटें बढ़ा पाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।